प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका शीत युद्ध के द्वितीय भाग में। इसमें हम शीत युद्ध की प्रगति और उसके विस्तार को विस्तारपूर्वक जानेंगे। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस अरुण कुमार, पीजी कॉलेज जोशीमठ, आपका आज की इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए जानते हैं कि शीत युद्ध का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ और शीत युद्ध से पूर्व की स्थिति क्या थी। शीत युद्ध की जो प्रगति है उसको हम मुख्य रूप से 6 भागों में बांट सकते हैं। इसमें पहला भाग 1917 से 1945 तक का होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से उसे शीत युद्ध का नाम नहीं दिया गया था। द्वितीय भाग को हम 1946 से 1953 के समय में रखेंगे। तीसरे भाग में 1953 से 1958 तक की घटनाएं, चौथे चरण में 1959 से 1962 तक की घटनाएं और पाँचवें चरण में 1963 से 1979 तक की घटनाओं को रखेंगे। उसके पश्चात नवशीत युद्ध प्रारंभ होता है। नवशीत युद्ध के प्रारंभ होने से 1980 से 1989 और उसके पश्चात का जो समय था 26 दिसंबर 1991 तक की घटनाओं को हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों तक पहुंचाने में सहायता कीजिएगा ताकि इस वीडियो से उन्हें लाभ हो सके। तो आइए जानते हैं शीत युद्ध की प्रगति के बारे में। प्यारे बच्चों, 1917 से 1945 का जो काल था उसमें सबसे पहले रूस के बारे में जानना आवश्यक होगा। रूस को उस समय सोवियत संघ या यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। रूस में मुख्य रूप से 2 पार्टियां थीं, बोल्शेविक और मेंशेविक। जो बोल्शेविक दल था उसका नेता था लेनिन, और जो 1917 की बोल्शेविक क्रांति हुई उससे पहले वहाँ पर जार निकोलस द्वितीय वहाँ का शासक हुआ करता था। वो एक निरंकुश राजा था। तो उसके पतन होने के पश्चात, उसकी मृत्यु होने के पश्चात जो लेनिन था वो सोवियत संघ का शासक बना, या ये कहें कि वो वहाँ का पहला राष्ट्रपति बना। लेनिन के राष्ट्रपति बनने के पश्चात विश्व में पहली बार साम्यवादी राज्य की स्थापना हुई, और ये साम्यवादी जो अवधारणा थी ये कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित थी। उस समय 1917 से 1945 तक का जो काल था उस समय इसे शीत युद्ध का नाम नहीं दिया गया, बल्कि यह केवल एक अघोषित शीत युद्ध था जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य वैचारिक मतभेद पनपना प्रारंभ हुआ था। इस वैचारिक मतभेद में ग्रेट ब्रिटेन अमेरिका का साथ दे रहा था और जो सोवियत संघ था वो इसमें अलग था। लेकिन ये जो मतभेद थे ये भविष्य में शीत युद्ध को जन्म देने वाले थे, जिसके कारण अनेक प्रकार की घटनाएं भी प्रारंभ होने लगी। अगर हम बात करें 1942 के बारे में, तो अप्रैल 1942 से 1944 तक द्वितीय मोर्चे का स्थगन का एक प्रस्ताव था कि इसमें द्वितीय मोर्चे को स्थगित कर दिया जाए। खास करके इसमें सोवियत संघ को कमज़ोर बनाने की ओर प्रयास किया गया। 1944 में ही फरवरी में सोवियत सेनाओं के द्वारा पूर्वी यूरोप पर अधिकार का प्रयास किया गया, जिसमें आपने सुना होगा जर्मनी का एकीकरण के बारे में, कि जर्मनी के बीचों बीच में एक दीवार खड़ी की गई जिसे बर्लिन की दीवार भी कहा गया, और जर्मनी का विभाजन पूर्वी जर्मनी तथा पश्चिमी जर्मनी के रूप में कर दिया गया। एक और कारण था जिसके द्वारा शीत युद्ध को प्रारंभ होने में सहायता मिली, वो था इटली में जर्मन आत्मसमर्पण समझौतों पर रूस से मतभेद होना। इसके अलावा 1945 में अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग करना, वो भी शीत युद्ध का प्रारंभ करने का एक मुख्य कारण बना। इन सब के अलावा एक अंतिम कारण और भी था, जिसमें 18 अगस्त 1945 को बर्नेस बेबिन की पूर्वी यूरोप में स्वतंत्र चुनाव कराने की कूटनीतिक चेष्टा थी, जिसने जो शीत युद्ध था उसको प्रारंभ करने में बहुत महत्वपूर्ण सहायता पहुँचाई। तो आइए अब जानते हैं दूसरा चरण जिसमें वास्तव में शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। प्रथम चरण में आपने जाना कि उसमें शीत युद्ध को शीत युद्ध के नाम से नहीं जाना गया, वो केवल एक वैचारिक मतभेद के रूप में उभर करके सामने आया। शीत युद्ध का प्रारंभ वास्तव में 5 मार्च 1946 को अमेरिका में चर्चिल के द्वारा दिए गए एक भाषण से माना जाता है। चर्चिल ने फुलटन नामक स्थान पर एक भाषण दिया जिससे कि शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। जो विंस्टन चर्चिल थे आप सभी जानते हैं, वो ब्रिटेन के थे और अमेरिका में उन्होंने फुलटन नामक स्थान पर यह भाषण दिया। अमेरिका की और ब्रिटेन की बहुत अच्छी मित्रता थी, लेकिन सोवियत संघ से ये दोनों देश रुष्ट रहते थे या नाराज रहते थे। तो चर्चिल ने फुलटन नामक स्थान पर क्या भाषण दिया उसे हम जान लेते हैं। उन्होंने कहा, चर्चिल ने सोवियत संघ के बारे में कहा कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप की स्थापना को रोकना चाहिए। यानी कि सीधे सीधे तौर पर उन्होंने सोवियत संघ को तानाशाह कह दिया। उन्होंने आगे कहा कि स्वतंत्रता की दीपशिखा प्रज्वलित रखने या ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए एक आंग्ल अमेरिकी गठबंधन की बहुत सख्त आवश्यकता है, जिससे कि साम्यवाद के विस्तार को रोका जा सके। यहाँ साम्यवाद आप समझ गए होंगे, सोवियत संघ के बारे में साम्यवाद का जिक्र किया जा रहा था।
प्यारे बच्चों, इस भाषण के पश्चात सोवियत संघ में भयंकर भावनात्मक तूफान ने जन्म लिया और वो सोवियत संघ अमेरिका तथा जो ब्रिटेन था उसके विरुद्ध हो गया। 1946 में ही ट्रूमैन, जो कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति सचिव थे, उन्होंने और जो हेनरी वालेस थे उन्होंने त्यागपत्र देने को कहा। लेकिन 12 सितंबर 1946 को न्यूयॉर्क में एक सार्वजनिक भाषण में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच मैत्री स्थापना की वकालत भी की थी। राज्य सचिव डीन एचिसन ने 18 फरवरी 1947 को सीनेट, जो कि अमेरिका का द्वितीय और तथा विश्व का द्वितीय सबसे शक्तिशाली सदन है, उसके सम्मुख कहा था कि सोवियत संघ की विदेश नीति आक्रामक तथा विस्तारवादी है और ये निरंतर साम्यवाद को बढ़ावा दे रहा है। और इसी का परिणाम आपने देखा होगा, वर्तमान में चीन भी एक साम्यवादी देश के रूप में उभर करके सामने आया है। साम्यवाद का विस्तार भारत में भी हुआ और भारत में साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1924 में हो गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बाद में कम्युनिस्ट पार्टी का भी विभाजन हुआ और ये भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानी गई। दूसरा कारण था ट्रूमैन सिद्धांत। 12 मार्च 1947 को अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, उन्होंने अपनी एक नीति घोषित की जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया में जहां कहीं भी शांति भंग करने का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी आक्रामक कार्य होगा, वहां संयुक्त राज्य अमेरिका जो होगा वो उसे रोकने का पूरा प्रयत्न करेगा, क्योंकि इससे उसकी सुरक्षा को खतरा पहुंचता है। इसमें आर्थिक सहायता के माध्यम से मुख्य रूप से साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका के द्वारा प्रयत्न किया गया। इसी समय अमेरिका ने एक योजना का जन्म दिया जिसे मार्शल प्लान कहा गया या मार्शल योजना कहा गया। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो तबाह हो चुकी अर्थव्यवस्थाएं थी, यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं, उनको सहायता पहुंचाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करनी प्रारंभ की, क्योंकि यदि उन देशों की आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जाती तो अमेरिका के स्थान पर साम्यवादी रूस उन पर अपना अधिकार कर लेता और जो पूरा विश्व था उसमें साम्यवाद की स्थापना हो जाती। ऐसी स्थिति में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए मार्शल प्लान भी लाया गया। प्यारे बच्चों, इस मार्शल प्लान के बारे में और विस्तार से जान लेते हैं। जो जॉन मार्शल थे वो अमेरिकी विदेश सचिव थे और उन्होंने 23 अप्रैल 1947 को इस बात पर बल दिया कि यदि इस समय तुरंत विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप के आर्थिक पुनरुद्धार का प्रयत्न नहीं किया गया तो वो शीघ्र ही सोवियत संघ के प्रभाव से साम्यवादी हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने मार्शल द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार पश्चिमी यूरोपीय देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण तथा उनमें उनके देशों की जो बेकारी, भुखमरी, निर्धनता थी उसे दूर करने के लिए मार्शल योजना शुरू करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसे अनुमति दी कि वो उन देशों की आर्थिक सहायता करके उन्हें साम्यवादी होने से रोके। और कुल 4 वर्षों के अंतराल में लगभग 12 अरब डॉलर की सहायता दे करके यूरोपीय देशों को इससे साम्यवादी होने से बचाया गया। इस नीति के अंतर्गत जो साम्यवादी प्रभाव रोका गया उसे साम्यवाद के अवरोध की नीति के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों, चौथा कारण था जिसने शीत युद्ध को प्रोत्साहित किया वो था बर्लिन की नाकेबंदी। 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन को घेर लिया, उसकी नाकेबंदी कर ली, जिसके कारण जो शीत युद्ध था वो अपने मात्र 3 वर्षों के चरण में ही 1945 से 1948 के मध्य चरम सीमा पर पहुंच गया। बर्लिन की नाकेबंदी के अवसर पर दोनों ही पक्षों अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही शक्ति आजमाने लगे। इससे पश्चिमी जर्मनी के बीच सभी रेल, सड़क और जलीय यातायात को बंद कर दिया गया। इस समय अमेरिका ने अपना कठोर रुख अपनाया और सोवियत संघ की इस नाकेबंदी को असफल कर दिया। लेकिन मई 1948 में उसने इस नाकाबंदी को समाप्त कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि सोवियत संघ का विरोध करने की दृष्टि से अमेरिका नए नए संगठनों की स्थापना करने लगा। और आप सभी जानते हैं कि 1948 के पश्चात ही यानी कि 1949 में नाटो की स्थापना हुई, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक सैन्य संगठन था और ये अमेरिका की ओर से सैनिक कार्रवाई करता था। एक और कारण था जिसके कारण शीत युद्ध को बढ़ावा मिला, वो था जर्मनी का विभाजन। शीत युद्ध का जो प्रधान केंद्र था वो था जर्मनी, क्योंकि आप सभी जानते हैं जर्मनी में हिटलर था और हिटलर ने ही 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण करके द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया था। और जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके पश्चात जो जर्मनी था वो युद्ध का प्रधान केंद्र बन गया। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने अपने अधीनस्थ जर्मनी के तीनों क्षेत्रों पर एकीकरण करने का प्रयास किया और 21 सितंबर 1949 को संघीय जर्मन गणराज्य की स्थापना की। इसे पश्चिमी जर्मनी कहा गया। इस कार्य के विरोध में मित्र राष्ट्रों ने 7 अक्टूबर 1949 को जर्मनी का जो दूसरा क्षेत्र था जिसे प्रजातांत्रिक गणराज्य कहा गया यानी कि पूर्वी जर्मनी का निर्माण किया।
इस प्रकार से जो जर्मनी था उसका दो हिस्सों में विभाजन हो गया, एक पूर्वी जर्मनी और एक पश्चिमी जर्मनी, और इनके बीच में खड़ी हो गई बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार से पूरे देश के जो लोग थे वो दो हिस्सों में बढ़ गए, और जर्मनी के एकीकरण का जो प्रश्न था उसने शीत युद्ध को और भी प्रबल बना दिया। एक और कारण था, वो था नाटो की स्थापना। 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक सैनिक संधि का निर्माण किया। इसके अनुसार यूरोप में या उत्तर अमेरिका में किसी भी एक देश या अनेक देशों के विरुद्ध किया गया सशस्त्र आक्रमण सब देशों के विरुद्ध आक्रमण समझा जाएगा। यह ठीक उसी प्रकार था जिस प्रकार से सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत था, एक सबके लिए सब एक के लिए। यदि एक राष्ट्र पर आक्रमण होगा तो वो सभी राष्ट्रों पर किया गया आक्रमण समझा जाएगा और उसका विरोध करने के लिए सभी राष्ट्र मिलकर उस राष्ट्र की रक्षा करेंगे। इसके अलावा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना भी शीत युद्ध को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कारक था। 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, यानी कि चीनी क्रांति हुई, जिसे कि सांस्कृतिक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जब चीन में चांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार भाग करके फॉर्मोसा चली गई तो चीन की साम्यवादी सरकार ने महासभा तथा सुरक्षा परिषद में अपना स्थान पक्का करने की मांग की। साम्यवादी चीन की सदस्यता की मांग को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जिससे सोवियत संघ में तीव्र प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई और सोवियत संघ ने चीन को सदस्यता दिलाने के लिए बहुत प्रयास किया, और अंततः जो अमेरिका था और सोवियत संघ था उन दोनों के मध्य चीन को सदस्यता दिलाने के मुद्दे पर शीत युद्ध जो था वो और भयंकर रूप धारण करने लगा, जिससे उनके मध्य कटुता और वैमनस्य अत्यधिक बढ़ गया। इसके अलावा एक और संकट पैदा हुआ, वो था कोरिया संकट। आप सभी जानते हैं कि जो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया है ये 1950 से पहले एक ही राष्ट्र हुआ करते थे, लेकिन 1950 के टाइम पर इनके मध्य आक्रमण होने से आपस में इनका विभाजन कर दिया गया और ये दो देश बन गए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। कोरिया युद्ध वास्तव में पश्चिमी गुट तथा कम्युनिस्ट गुट के बीच का युद्ध था। 1950 में साम्यवादी उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। आज भी आप सभी जानते हैं कि उत्तर कोरिया का एक व्यक्ति तानाशाह है। आप सभी जानते हैं उसका नाम क्या है? उनका नाम है किम जोंग उन। तो जो किम जोंग उन है वो आज भी उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं। कोरिया संघर्ष ने कोरिया का तो विभाजन किया ही किया, वो उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया में बढ़ गया। उसने शीत युद्ध को भी प्रबल बना दिया। ये कोरिया संघर्ष जो था, इस कोरिया युद्ध था, ये लगभग 4 वर्षों तक चला, 1950, 51, 52 और 53 तक, तथा दोनों गुटों के बीच शीत युद्ध लगातार जारी रहा। उत्तर कोरिया साम्यवादी रूस का समर्थक था, जबकि दक्षिण कोरिया अमेरिका का समर्थक था। प्यारे बच्चों, आज का 9वां कारण जान लेते हैं, अमेरिका द्वारा जापान के साथ संधि करना। जिस समय उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य युद्ध चल रहा था, उसी समय सितंबर 1951 में अमेरिका सहित कई अन्य पश्चिमी देशों ने जापान के साथ एक शांति समझौता किया। सोवियत संघ ने इस कार्रवाई को एक पक्षीय कहकर अमेरिका की काफ़ी निंदा की। वस्तुतः इस चरण में शीत युद्ध ने काफ़ी तीव्रता दिखी गई और चर्चिल, ट्रूमैन, मार्शल, वास्टर डलेस, सीनेटर वेंडनबर्ग, स्टालिन जैसे नेताओं ने मिलकर इसे और भी बड़े शीत युद्ध के रूप में खड़ा कर दिया। प्यारे बच्चों, आइए अब इसके तीसरे चरण को जान लेते हैं। तीसरा चरण 1953 से 1958 के मध्य प्रारंभ हुआ। मार्च 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद शीत युद्ध के इतिहास में एक नया मोड़ आया। चूँकि स्टालिन की जो नीतियाँ थी वो शीत युद्ध का बड़ा कारण मानी जाती थी, इसके बावजूद जो सोवियत संघ था उसने पश्चिमी देशों के साथ अपने कूटनीतिक संबंध बनाए रखे। जो शीत युद्ध को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति था उसमें ख्रुश्चेव एक व्यक्ति था, जिसने प्रारंभ में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को अपनाई तथा समझौतावादी नीति को अपनाने पर जोर दिया और शीत युद्ध की समाप्ति पर जोर दिया। लेकिन अमेरिका के एक व्यक्ति थे, राष्ट्रपति थे आइजनहावर, उन्होंने उस समय की तत्कालीन घटनाओं को देखते हुए सोवियत संघ के प्रति अपनी नीतियों में धीरे धीरे परिवर्तन लाना प्रारंभ किया। ये जो परिवर्तन था वो किस प्रकार से था उसको जान लेते हैं। सोवियत संघ द्वारा आणविक परीक्षण करना। 1953 में सोवियत संघ के द्वारा पहली बार आणविक परीक्षण किया गया, अर्थात परमाणु बम का आविष्कार करने के पश्चात उसका परीक्षण किया गया, जिससे अमेरिका और भी सशंकित हो गया और दोनों पक्षों ने निशस्त्रीकरण को समझना आवश्यक समझा कि अब शस्त्र युद्ध अगर होता है भविष्य में तो परमाणु बम से कोई भी देश नहीं बचेगा, इसलिए निशस्त्रीकरण करना जरूरी हो गया है। इसके अलावा एक और समस्या पैदा हुई जिसने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया, वो था हिंद चीन का प्रश्न। आप सभी जानते हैं भारत हो या ये जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र है, यहाँ पर पश्चिमी यूरोपीय देशों का भी आधिपत्य रहा है
और ये जो फ्रांसीसी साम्राज्यवाद था, इनकी बस्तियां, छोटी छोटी बस्तियां विभिन्न देशों में स्थापित थी। फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के विरुद्ध हिंद चीन में चलने वाले संघर्ष ने दोनों गुटों यानी कि साम्यवादी रूस और आपका अमेरिका, उन दोनों पक्षों का समर्थन किया। अमेरिका ने इस संघर्ष में फ्रांस का सहयोग किया, तो सोवियत रूस ने उस समय हिंद चीन के लोगों का समर्थन किया। इस समय शीत युद्ध को बढ़ाने के लिए एक और संगठन का निर्माण हुआ जिसका नाम था सीटो। 1953 में इसका निर्माण किया गया और ये ठीक नाटो जैसा ही एक संगठन था। सीटो के जो वास्तविक स्थापना हुई, जिसका धरातल पर रूप परिणत हुआ, वो हुआ था 8 सितंबर 1954 को। सीटो संधि पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन इसके लिए प्रयास 1953 से ही होने प्रारंभ हो गए थे। सीटो के मूल में एक ही बात थी कि कंबोडिया, वियतनाम, लाओस के जो साम्यवादी देश हैं उनमें चीन के प्रभाव को रोकना, बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना। सीटो की फुल फॉर्म होती है साउथ ईस्ट ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दक्षिण पूर्वी संधि संगठन था जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए बनाया गया था। चौथा था वार्सा पैक्ट का निर्माण। 14 मई 1955 को सोवियत संघ के द्वारा भी एक सैन्य गुट का निर्माण किया गया जिसे वार्सा पैक्ट के नाम से जाना गया, और ये भी ठीक नाटो के ही समान सैनिक कार्रवाई करता था। पांचवी समस्या थी जिसने शीत युद्ध को और बढ़ावा दिया, वो थी हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव तथा शीत युद्ध में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि होने लगी। और जो छठी बात है वो है आइजनहावर सिद्धांत। 1957 में 1957 में आइजनहावर सिद्धांत की घोषणा की गई। जो आइजनहावर थे वो अमेरिका के थे। यह अमेरिकी विदेश नीति में उग्रता का प्रतीक था। इस सिद्धांत में कहा गया कि साम्यवादी गुलामी से घिरी जनता की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में अमेरिका सदैव सहायता करेगा। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति को अधिकार दिया कि वह स्वविवेक से अमेरिकी सेना को मध्य पूर्व के किसी भी देश में साम्यवादी आक्रमण को रोकने के लिए भेज सकता है। इससे शीत युद्ध में और भी भारी उग्रता आ गई तथा 1955 से 1958 के बीच पश्चिमी एशिया में शीत युद्ध जो था वो भयंकर अखाड़ा बन गया। इसी बीच सुएज नहर का भी 1956 में मिस्र ने अधिग्रहण कर लिया तथा राष्ट्रीयकरण कर लिया, जिसके कारण जो पश्चिमी देश थे उनके सामने अनेक प्रकार के संकट उत्पन्न होने लगे और शीत युद्ध में वृद्धि हुई। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम इसके अगले भाग के बारे में जानेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे बार बार सुनिए तथा अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।